हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मस्ट वेलकम एक कॉमर्स एक्शन चैनल पे। कॉमर्स एक्शन चैनल पे कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा आप लोग को। एग्जाम तो आप लोगों का बहुत पास में आ गया है। अकाउंटेंसी के 5 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो एग्जाम में आने का 100% चांस है। और ये क्वेश्चन आप लोग को अभी के अभी तुरंत याद, और किताबी भाषा में नहीं, ऐसा ही याद कराएंगे कि पूरा एकदम बुढ़ारी तक याद रहेगा। भूलना भी चाहिएगा लो तो नहीं भूल पाइएगा वो, ये गारंटी है। आज का जो वीडियो होगा ना, एकदम आप लोग देख कर दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि पांचों के पांचों क्वेश्चन अभी तुरंत याद करा देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किन किन दशाओं में साझेदारी का समापन किया जा सकता है। यानी किन किन कारणों से, किन किन दशाओं से जो एग्रीमेंट बनता है पार्टनर लोग के बीच में, उसको तोड़ा जा सकता है, समापन किया जा सकता है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आज हम आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर प्लस एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब कुछ बताएंगे, कि एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लंबा शब्द करके कैसे लिखा जाता है, सब कुछ बताएंगे। क्वेश्चन है, किन किन दशाओं में साझेदारी का समापन किया जा सकता है, या फिर किन किन कारणों से साझेदारी का समापन किया जा सकता है। तो अगर बुक के थ्रू चलेंगे तो एकदम किताबी भाषा के थ्रू चलेंगे तो किताबी भाषा होता ही क्या है कि याद करते हैं, उसके बाद सोचते हैं जो पहला वर्ड क्या था वो याद हो जाता है ना, तब बाद वाले याद हो जाता। वैसा नहीं, जो एग्रीमेंट चलता है वो पार्टनर लोग के बीच चलता है, 4 5 10 ऐसे पार्टनर रहते हैं। उसी तरह दोस्ती को लेकर जो भी आज याद करेंगे, दोस्ती के थ्रू याद करेंगे और बिल्कुल याद रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू में लेते हैं, लैला और मजनू। यानी लैला और मजनू के बीच जो वादा है वो कैसे निभाया जा सकता है, या फिर उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन यही है, किन किन दशाओं में साझेदारी का समापन किया जा सकता है। तो लैला और मजनू के बीच जो वादा है वो कैसे टूट सकता है। तो सबसे पहला जो देखिए, किताबी भाषा लेंगे तो सबसे पहला जो आंसर होगा उसका होगा साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के चलते। यानी जैसे मानते हैं कि 3 साझेदार थे, ए बी सी, 3 साझेदार हैं लोग। इन लोगों का पहले एग्रीमेंट था प्रॉफिट वाला 2:3:4, इस रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटते थे। लेकिन किसी कारण वो बोल रही कि वो अनुपात को चेंज किया जाए, तो फिर साझेदारी का जो समापन होगा, एग्रीमेंट जो वो फिर टूटेगा। उसी तरह इन लोग के बीच भी वादा हुआ होगा कि जो हम लोग बात करेंगे 24 घंटे में एकदम 22 घंटा बात करना है, 2 घंटे में खाना पीना जो करना है करना है, 22 घंटे बात होना ही चाहिए। लेकिन किसी कारणवश 22 घंटा से अब घटते घटते आ जा रहा है नीचे 16 घंटा। अब 16 घंटा आ रहा है, 22 घंटा से 16 घंटा आ गया। तो जब ये देखिए, अब ये कमी जो आ रहा है, पहले 22 घंटा बात हो रहा था, अब 16 घंटा बात हो रहा है, वादा टूटने लगा। उसी तरह रेशियो पहले इतना बना था, अब रेशियो घट के 1:3:5 हो गया। यानी इसमें भी चेंजिंग आ गई। तो अनुपात में जो चेंजिंग होता है ना, जिसके चलते साझेदारी का समापन होता है, यानी समय में परिवर्तन जो होता है अनुपात में, जो जैसे इन लोग का वादा टूटने लगा 22 से 16, 12, 4, 2 घंटे इतने ही बात होना, बिल्कुल एकदम झगड़ा पे झगड़ा शुरू हो गया। यानी पार्टनर लोग के बीच झगड़ा कैसे होता है वही बताना है। सेकेंड होगा, देखिए 1 नंबर हो गया कि पार्टनर साझेदार जो होते हैं उन लोग का अनुपात में जो परिवर्तन, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के चलते
साझेदारी का समापन होता है। 2 नंबर जो होगा, देखिए नए साझेदार के आगमन से, जैसे ए बी सी डी, अब इन लोगों में झगड़ा किस कारण से होगा, जैसे लैला है और मजनू है, एकदम जो चल रहा है एकदम सिलसिला जोरों तोरों से चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति एंट्री कर रहा है झगड़ा शुरू। तीसरा व्यक्ति जैसे ही एंट्री किया झगड़ा शुरू होगा ना जी, क्योंकि जो 22 घंटा चल रहा था वो किसी के भी कांटेक्ट में आए, थोड़ा उसको भी समय देना पड़ेगा, तो आखिर समय कम होके कहाँ जा रहा है। उसी तरह देखिए आप, ये अपने प्रॉफिट को इतना में बांट रहे थे लोग, अब ये डी आया है तो ये भी पार्टनर है तो इसको भी कुछ चाहिए ना, तो यही लोग कम करके इसको देगा। तो नए साझेदार के आगमन होता है ना, जब नए साझेदार प्रवेश लेते हैं संस्था में, तब भी साझेदारी का समापन होता है, एग्रीमेंट टूटता है। जिस तरह लैला और मजनू के बीच में कोई आएगा तो इन लोगों का वादा टूट जाएगा, बहक जाएगी जो लैला है, क्योंकि मजनू जो होता है वो लोग तो चेंज होने वाला नहीं है, वो लोग जो होता है एकदम होता है। चेंज होना किसका काम है ये आप लोगों को तो बताना नहीं है, आप लोगों को पहले ही से पता है। तो लैला बाकी की फिर तो भाई एग्रीमेंट जो वादा था वो टूट गया। देखिए हो गया नए साझेदार के प्रवेश के चलते, 2 हो गया। तीसरा जो होगा, कोई साझेदार फर्म छोड़ के चले जाए तब भी एग्रीमेंट टूट जाता है। जैसे 3 था लो, अब सी चला गया तो इसका ही प्रॉफिट अब कौन लेगा, यही। अब लैला मजनू एकदम वादा किया है लोग जिंदगी भर साथ निभाना है, लेकिन लैला छोड़ के रेस हो गई, भाग गई, वादा गया तो वादा टूट न गया जी, जब तक रही तब तक निभाई, छोड़ कर गई वादा टूट गया। तो उसी तरह साझेदारी फर्म में भी कोई संस्था छोड़कर पार्टनर जाते हैं, एग्रीमेंट से यानी समापन हो जाता है, साझेदारी समापन। चौथा जो होगा, जैसे देखिए छोड़ के गया या फिर किसी साझेदार का डेथ हुआ, यानी कि साझेदार की जब मृत्यु भी हो जाती है सिलसिला वही रहता है, साझेदार के मृत्यु के समय भी साझेदारी का समापन होता है। देखिए ये दोनों था लो चल रहा था, पता चला कि लैला मर गई, क्योंकि मजनू को मरना नहीं है, हम लोग वाला है ना, तो लैला ही मरेगी। तो लैला मर गई, फिर इन लोगों का वादा टूट गया, चलेगा नहीं, जो विश्वास था एक दूसरे पर मर गई, इन लोगों का भी वादा टूट गया। देखिए 4 हो गया आप लोग का। 5 नंबर होगा दिवालिया घोषित कर देना। कभी ऐसा होता है कि संस्था में किसी बड़ी सी पूंजी की जरूरत पड़ी, जो 4-5 जो भी साझेदार है लोग, सब लोग मिल के चाह रहे हैं कि संस्था में एक बड़ी सी मशीन या फिर कोई प्लॉट या बिल्डिंग खरीद कर संस्था को बढ़ाना, जिसके चलते चाहेंगे कि पूंजी थोड़ा जुटाया जाए, सभी पार्टनर थोड़ा थोड़ा पूंजी देंगे तब जुटेगा। तो वही में से मानते हैं कि ए बोलेगा दिवालिया हम घोषित कर दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, पूरा दोनों हाथ ऊपर कर लिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा। उस समय भी साझेदारी का समापन होगा कि जब तुम नहीं दोगे जाओ। अब देखिए इसमें क्या होगा, लैला और मजनू में जो है ना, यहाँ पे भी कैश रहता है तभी ऐश होता है। अब लैला बोलेगी मजनू से हमको आईफोन 40 प्रो मैक्स चाहिए, मजनू बोलेगा मेरे पास एक भी रुपया है ही नहीं, लैला छोड़ के चली गई, जब तुम्हारे पास है नहीं तो हम किस लिए रहे। सिंपल सा देखिए, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए 5 हो गया। नेक्स्ट होगा साझेदारी की अवधि की समाप्ति। जैसे ये जो साझेदारी हम लोग करते हैं ना, साझेदारी जो बनता है इसका एक समय भी दिया जाता है, 4 साल 5 साल 10 साल के बाद इसको चेंज किया जाएगा। जिससे ये लोग भी मानते हैं कि बात किया होगा लोग कि जब तक हम लोग का शादी नहीं होगा हम लोग एक दूसरे से एकदम बात करते ही कंटिन्यू बात करेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लैला का शादी हुआ, यानी जो वादा किया गया था शादी तक, शादी हुआ, शादी के बाद छोड़ के चली गई।
तो साझेदार की अवधि भी होती है, साझेदारी की एक डेट भी दिया जाता है कुछ साल के लिए कि इसके बाद इसको चेंज करना है। 6 आप लोग का जो है कारण बताया गया है साझेदारी के टूटने का। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार और किताबी भाषा में बता देते हैं। देखिए साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के चलते साझेदारी का समापन होता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है उसके चलते, किसी नए साझेदार के आगमन के चलते, कोई साझेदार संस्था को छोड़ के जाता है उसके चलते, साझेदारी सलेह का समय पूछ जाता है उसके चलते, कोई साझेदार दिवालिया घोषित कर देता है उसके चलते। 2 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी की 4 विशेषता बताइए। साझेदारी की 4 विशेषता बताना है। अब देखिए साझेदारी के 4 विशेषता, फिर वही ले लेते हैं लोग, लैला मजनू। देखिए पहले दोस्ती में किस प्रकार दरार आती है वो चल रहा था, अब दोस्ती लंबे समय तक कैसे चलेगा वो बताना है। तो अब दोस्ती को लंबे समय तक कैसे चलाया जाएगा, तो पार्टनरशिप को लंबे समय तक चलाने के कुछ विशेषता होती है, जिसमें सबसे पहले होता है, पहला विशेषता पारस्परिक भरोसा। जैसे लैला और मजनू की दोस्ती लंबे समय तक, या फिर आप लोग और आप वाली की दोस्ती लंबे समय तक कैसे चलेगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहेगा तभी चलेगा। अगर एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर वो नहीं चलेगा, पार्टनरशिप चलेगा ही नहीं, बीच में ही दम तोड़ देगा। तो पारस्परिक भरोसा रखना बहुत जरूरी है, एक कारण हो गया। एक इसकी विशेषता हो गया साझेदारी की कि एक दूसरे पर यानी पारस्परिक सभी साझेदार को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक हो गया। दूसरा है व्यवहारों में ईमानदारी, यानी जितना 4-5 जितना भी साझेदार है या फिर लैला और मजनू है लोग, ये एक दूसरे के प्रति बिल्कुल जो भी बात करेंगे सच्चाई करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जो भी कुछ करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, दोस्ती लंबे समय तक कायम रहेगी। वैसे पार्टनर लो है लो, 5 पार्टनर है, पांचों एकदम ईमानदारी पूर्वक जो भी करेंगे पूरा ईमानदारी पूर्वक करेंगे, संस्था लंबे समय तक चलेगी। 2 विशेषताएं हो गया। 3 नंबर होगा, देखिए पहला था पारस्परिक भरोसा, दूसरा विशेष व्यवहार में ईमानदारी, और तीसरा जो होगा साझेदारी सलेह का, साझेदारी की विशेषताएं पारस्परिक भरोसा, व्यवहार में ईमानदारी और साझेदारी सलेह का समान। अब देखिए साझेदारी सलेह का समान के मतलब होता है जैसे इस दोनों के बीच में बात हो गया है कि हम आपके लिए ये करेंगे, आप भी मेरे लिए ये करिएगा, एग्रीमेंट जो बन गया, अब उस पे हम लोग तैयार नहीं है, यानी नहीं होता है कि बात करने के लिए हम कर लिए, जो भी करना है सकार लिया, उसका सामान कर रहे नहीं है, जो बात कर रहे हैं उसका इज्जत कर ही नहीं रहे। यानी जो एग्रीमेंट बनता है साझेदार लोग को उसको सामान करना चाहिए, जो प्रॉफिट है, जो एग्रीमेंट का समय है, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है, वो सबको मानना चाहिए। यह नहीं कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए बाद में चलकर लफड़ा कर। तो सबसे जरूरी है जो साझेदारी की अवधि, ये साझेदारी सलेह जो बनती है, एग्रीमेंट जो बनता है उसका सम्मान करना। 3 विशेषताएं हो गया। उसके बाद है सही खातों का पूर्व सूचना प्रदान करना, 4 नंबर। जो सही खातों का पूर्व सूचना प्रदान करने के मतलब होता है
कि देखिए 4 साझेदार है या फिर 5 साझेदार है, साझेदारी फर्म वही ज्यादा लंबे समय तक चलती है कि कितने भी साझेदार रहे, उसमें से एक या फिर दो या फिर पूरे साझेदार उस संस्था में काम करे, और वो संस्था में जो व्यक्ति काम करे, जो पार्टनर काम करे, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम करे, सभी साझेदार को सूचना प्रदान करे कि आज प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, संस्था कैसी चल रही है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सूचना प्रदान करे। 4 हो गए विशेषता। उसके बाद है मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। यानी जो साझेदार मर जाते हैं उनके पूंजी खाते में जो डेबिट में लिखे जाते हैं उसी मदों को बताना है, क्या क्या डेबिट में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले डेबिट में देखिए क्या क्या लिखा जाएगा। गुडविल। तो कौन सी गुडविल? संस्था की गुडविल है 10 लाख, लेकिन साझेदार मरा उस समय देखा गया पूरा संस्था का बजट वगैरह का सब कुछ चेक किया गया, पूरा अकाउंट बनाया गया, गुडविल के लिए भी देखा गया कि इस समय गुडविल कितनी है, लेकिन 10 लाख उसका गुडविल था, लेकिन गुडविल आ रहा है 8 लाख। तो जो 2 लाख का लॉस हो रहा है ना, तो गुडविल के जो वैल्यू नहीं निकल के आ रहा है पूरा, तो 2 लाख का भरपाई भी जो संस्था जो पार्टनर मरे हैं तो उनके डेबिट में दिखाया जाएगा, डेबिट में उनके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है, उसके बाद उसके डेबिट में दिखाया जाएगा। अगर गुडविल बढ़ के आ रही है तो फिर क्रेडिट में चला जाएगा, लेकिन गुडविल कम आ रही है तो डेबिट में जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट वगैरह सब कुछ बनाएंगे। अगर संस्था में लॉस हो रहा है तो फिर उस लॉस को भी मरने वाले साझेदार के खाते में डेबिट किया जाता है। यानी संस्था में जितने भी अकाउंट बनाएंगे उसमें लॉस आ रहा है तो जो मरे हैं साझेदार उनके खाते में डेबिट करेंगे, जो मर गया वो तो चला गया, उसके घर वालों से लिया जाएगा या फिर उसे ही बोला जाएगा जाकर यमराज से बोलो भेजने के लिए, क्योंकि छोड़ने वाला तो है नहीं। 2 हो गया। तीसरा हो जाएगा आहरण। यानी मालिक लोग आहरण भी करते हैं, संस्था से पैसा भी निकालते हैं, लेते हैं लोग, तो जो आहरण किए होंगे उसको भी डेबिट करेंगे। चौथा, आहरण पर ब्याज को भी डेबिट किया जाता है, आहरण पर ब्याज को भी डेबिट करेंगे। पांचवा, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। अगर पुनर्मूल्यांकन करते हैं और उसमें लॉस होती है तो उस लॉस को भी डेबिट किया जाएगा। तो ये 4-5 ऐसे आइटम है जिसको मरने वाले साझेदार के पूंजी उन लोगों के खाते में डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को यही था कि मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को जितना था सब डेबिट कर कर उनके घर वालों से लेंगे, उनके उत्तराधिकारी से, या फिर उनके कैपिटल से वो सब माइनस किया जाएगा, या फिर ऐसे बोले तो बोला जाएगा यमराज से कि भेजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर बताइए। देखिए पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व में क्या होगा? पहले अधिकार तो एक पहले इसका रहता है। समता इसको मानते हैं समझदार, ये हम लोग का हो जाएगा समझदार, और ये हो गया पागल। इसे याद करने के लिए, क्योंकि पागलों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इन लोगों को तो समझाकर समझदार लोगों को समझाकर टाल दिया जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में देखिए लिखने का तरीका भी, इसको लिखे लोगों पे पहले देखिए अंतर का आधार, पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, ऐसे कलम या फिर सीरियल नंबर के भी एक कलम। अगर अंतर के आधार वाला जो याद है तभी अंतर का आधार खींचेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद इन दोनों में अंतर, उसके बाद दोनों के नाम को एक ही साथ लेकर ऐसे एक ही साथ लेकर अंतर में ऐसे ही दिखा देंगे। कलम खींच कर नहीं, कलम खींचने का मतलब है कि आपको अंतर के आधार में दिखाना पड़ेगा कि क्या है, टॉपिक क्या है।
बिना टॉपिक दिखाए आप लोग फॉर्मेट खींचिएगा तो गलत है, क्योंकि फॉर्मेट खींचने का मतलब है कि अंतर के आधार में आपको शो करना पड़ेगा। अगर अंतर के आधार में नहीं याद है तो फिर ऐसे लिखिएगा आप, जैसे ये लिखा गया है। तो देखिए लाभ की दर जो होती है, अंतर के आधार अगर आप लोग को याद है, जैसे हम बोले अभी लाभ की दर, तो अंतर के आधार में लाभ की दर लिखेंगे, उसके बाद पूर्वाधिकार में लिखेंगे कि लाभ की दर इन लोगों का निश्चित कर दिया जाता है, समता में लिखेंगे इन लोगों का निश्चित दर नहीं रहता है। अगर नहीं याद है अंतर का आधार तो डायरेक्ट बोलेंगे ऐसे कि पूर्वाधिकार अंशधारी के जो लाभ मिलते हैं उसके निश्चित दर नहीं होते हैं, समता अंशधारी नहीं उसके निश्चित दर होते हैं, और समता अंशधारी के जो दर होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। देखिए ये जो पूर्वाधिकार है ना, बिल्कुल पागलों की तरह इसका है याद करने के लिए, और समता लोग बिल्कुल समझदार। पागलों को पहले ही बोल दिया जाता है कि तुमको इतना परसेंट देंगे तो देंगे, क्योंकि उन लोग का मुंह कौन लगेगा। तुम्हारा रेट पहले ही फिक्स है, न उससे तुमको ज्यादा देंगे न उससे तुमको कम देंगे, तुम अपना लाभ ले लेना। समझदार लोग आप संचित रहिए, आपको रेट नहीं बता रहे हैं, लेकिन जैसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा देंगे, कम प्रॉफिट होगा कम लीजिएगा। एक अंतर हो गया कि लाभ की दर, यानी लाभ के दर जो होते हैं पूर्वाधिकार वालों को पहले ही, पागल वालों को पहले ही बता दिया जाता है 10% 12% जितना बार दिया ही, इनको बोला जाता है आप अस्थिर रहिए, आपको दिया जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा दिया जाएगा, कम होगा तो कम दिया जाएगा। देखिए उसके बाद है लाभ की बकाया राशि। आप लोग ऐसे समझ में आ रहा है, ये पागल है समझदार, कौन छोड़ सकता है और कौन अपना लाभ की बकाया राशि ले सकता है। जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं ना, कितने भी साल का बकाया राशि रहे, जब संस्था में प्रॉफिट होगा वो लेकर ही छोड़ेगा। पागल है, समझता ही नहीं है बिल्कुल बात को, लाभ लेंगे तो लेंगे। समता अंशधारी ये समझदार होते हैं, अरे सर संस्था संस्था लॉस में गई है, ईश्वर का प्रॉफिट छोड़िए, जब प्रॉफिट होगी उसी साल हमको दे दीजिएगा। तो ये जब जिस साल प्रॉफिट होता है उसी साल इन लोगों को मिलता है, लॉस होता है तो लॉस का भरपाई भी करते हैं लोग, लेकिन वो तो इस वर्ष नहीं दिए तो अगले वर्ष देना है, लेके ही छोड़ेगा। दोनों में देख रहे डिफरेंस, यानी लाभ प्राप्त करने का अधिकार पहले उसी को है, अगर बाकी भी है तो पहले वही, बाकी अगर लाभांश है, लाभ हटा गया या फिर एक वर्ष हानि ही हो गई तो उसका लाभ जो बाकी लग गया ना वो नहीं छोड़ेगा, अगले वर्ष ले ही लेगा। लाभ प्राप्त करने के पूर्वाधिकार, 3 नंबर, लाभ प्राप्त करने का पूर्वाधिकार, यानी लाभ प्राप्त करने ये पहला अधिकार किसको होगा, आप लोग अपने से बता सकते हैं। ये जो है समझदार है, ये पागल है, पागल है पहले नहीं दीजिएगा तांडव करने लगेगा, तो पहले वही लाभ लेगा, उसके बाद बचेगा तो समझदार को समझा बुझा कर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। लिखना कैसे, ये नहीं पागले पागले लिख देंगे। लाभ प्राप्त करने को अधिकार पहले पूर्वाधिकार अंशधारी को होते हैं, उसके बाद लाभ बचते हैं तो फिर समता अंशधारी को मिलते हैं, अगर नहीं बचते हैं तो नहीं मिलते हैं, ऐसे लिखेंगे। 3 हो गया आप लोग का। 4 नंबर जो है वोट डालने का अधिकार, आप लोग अपने से बता सकते हैं कि इसमें किसका अधिकार होगा वोट डालने का, यानी पागल लोग वोट डालेंगे तो सही है कि समझदार लोग डालेंगे तो सही है। बिल्कुल समझदार लोग को ही वोट डालने का अधिकार होता है, तो जो वोट डालने का अधिकार होता है वो समता अंशधारी को होता है, और वोट डालने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारी को नहीं होता है। और भी लिख सकते हैं जैसे पूंजी वापस पाने का अधिकार, संस्था जब बंद होगी तो सबसे पहले पूंजी वापस पाने किसके, यानी ये पागल है समझता नहीं है, पूंजी लेगा तो लेगा, ये समझदार पूंजी अगर संस्था बेच रहे हैं, ज्यादा ग्रोथ हो ज्यादा में बिक रही है इसको भी दिया जाएगा, अगर कम में बिक रही है उसका ही सिर्फ भरपाई किया जाएगा, ये लोग खाली हाथ अपने घर जा सकते हैं। प्रबंध में भाग लेने का, यानी संस्था में भाग लेने का अधिकार, अब संस्था में आप अपने से बता सकते हैं किसको रखेंगे,
पागल को रखेंगे कि समझदार को रखेंगे? बिल्कुल है कि समझदार को ही संस्था में रखने का अधिकार, इन्हीं लोग को रहने का अधिकार होता है। तो ये है आप लोग का पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर। आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, प्राप्ति और भुगतान खाता की विशेषताओं को बताना है। देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाता जो है ना, वो बिल्कुल कैश से संबंधित है, नगद से संबंधित होता है। इसमें बकाया वकाया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डिप्रेसिएशन ये सब नहीं चलता है। नगद अभी कर दीजिए, 1 साल पीछे कर दीजिए, 1 साल आगे कर दीजिए, जो भी दीजिए सब रख लेता है। एक तौर पर बोल दिया जाए तो बिल्कुल लालची अकाउंट है। किसी भी साल का पैसा मिलेगा, दीजिए हम रख लेंगे। किसी भी साल का पेमेंट करना रहेगा, दीजिए हम पेमेंट भी कर देंगे। तो ये प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषताएं, फर्स्ट नंबर हो जाएगा कि यह एक वास्तविक खाता है। वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है। जो कैश से संबंधित है, तो कैश किस में जाता है? रियल अकाउंट में जाता है। तो ये रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते से संबंधित है। उसके बाद देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में ये भी इसका विशेषता है कि इसके डेबिट साइड में जो पैसा आते हैं, इसके डेबिट साइड में दिखाते हैं, चाहे वो आयगत हो या फिर पूंजीगत हो। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट साइड में पैसा आने वाले हैं तो उसको दिखाएंगे। ऐसे समझने के लिए बोल रहे हैं। और इसके क्रेडिट साइड में पैसा हम लोग के पास जैसे जाने वाला रहेगा तो उसको दिखाया जाता है। अब देखेंगे लिखेंगे कैसे, विशेषता है इसको। सबसे पहला विशेषता लिखेंगे कि यह एक वास्तविक खाता है। उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में आयगत को दिखाया जाता है, चाहे वो पूंजीगत हो। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में सभी नकद आयगत या पूंजीगत जो भी हो, जिस प्रकार की पैसा है, कम पैसा है या फिर ज्यादा पैसा है, जो बड़ी सी अमाउंट आती है उसको पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं, उसको भी डेबिट साइड में दिखाते हैं। या फिर प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतानों को दिखाया जाता है, चाहे आयगत हो या फिर प्राप्ति हो। इसके डेबिट पक्ष में प्राप्तियों को दिखाया जाता है और क्रेडिट पक्ष में भुगतानों को दिखाया जाता है। 3 हो गया। चौथा हो जाएगा, प्राप्ति या भुगतान खाते में गैर रोकर की लेखा नहीं होती है। गैर रोकर के मतलब होता है, आप लोग ऐसे बुक में क्वेश्चन देखते होंगे, एक फॉर्मेट में अमाउंट रहता है, एक नीचे एडजस्टमेंट में रहता है। एडजस्टमेंट में जितना रहता है सब वो गैर रोकर है, जिसमें डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस ये सब रहता है, तो उसका लेखा उसमें नहीं होता है। 4 हो गया। प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषता है 4 काफी है। नहीं तो आप लोग को और लिखना होगा तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं। 5 हो जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के जो सारांश या बैलेंस फिगर जो आते हैं उसको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बोला जाता है। 6 हो जाएगा। आज का जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही और डेली वीडियो बनाकर डाला जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं।